हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने पीछे वाले ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में क्या देखा है कि ऑर्गेनाइजिंग करते हुए हमको एक बिजनेस के अंदर, एक एंटरप्राइजेस के अंदर क्या करना होता है, स्ट्रक्चर रेडी करना होता है रिलेशनशिप का। मतलब हमको क्लियरली बताना होता है कौन किसका बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किस पोस्ट पे काम करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, डिपार्टमेंट, इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे। ये सारी बातें हम ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर फिक्स कर देते हैं। पर जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने का जो काम होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अलग अलग होता है। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर अलग है। हो सकता है कि जब बिजनेस बड़ा है तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो। बिजनेस अगर छोटा सा है, हो सकता है कि कुछ कुछ ही डिपार्टमेंट हो, दो चार डिपार्टमेंट ही हमको बनाने की जरूरत हो। मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर, मान लो आप सिर्फ कार का ही प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सिर्फ कार को ही बेचना चाहते हो, तो आपको कुछ ही डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत होगी। और मान लीजिए आप कार भी बना रहे हो, बाइक भी बना रहे हो और साइकिल भी बना रहे हो, तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए आपको डिपार्टमेंट अलग रखना पड़ेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको रखने पड़ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो रियलिटी में हम उसके भी डेफिनेशन और उसका मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये वो रिलेशनशिप का पैटर्न है हम जब तब बनाते हैं जब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अगर हम कहें कि सारे बिजनेस में क्या एक हो सकता है, नो। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस जितना बड़ा, स्ट्रक्चर उतना बड़ा। प्रोडक्ट ज्यादा है तो हमको स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही बड़ा रेडी करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं? पहला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पहले दो हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सिमिलर नेचर के काम को एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में डाल देते हैं। कैसे? ये देखिए, शेयर होल्डर के नीचे कौन काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको अपॉइंट किया? जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर के नीचे ये चार डिपार्टमेंट हैं। इस डिपार्टमेंट के अंडर में सब डिपार्टमेंट भी हैं। मार्केटिंग के अंडर में जैसे सेल्स का काम भी होता होगा, एडवर्टाइजमेंट का भी डिपार्टमेंट है, मार्केट रिसर्च करने का भी एक डिपार्टमेंट है। तो सिंपल सी बात, सिमिलर नेचर के जो काम है एक ही डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन जिसने भी करनी है, प्रोडक्शन वाले को कहेंगे भाई देख, तूने कहीं से भी परचेज करना है, कच्चा माल तू परचेज करके आएगा। मैन्युफैक्चरिंग आधा करके बनाना है, पूरा करके बनाना है, तो ये भी पावर हमने इसी को दे रखी है। हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम मैंने प्रोडक्शन को ही दे रखे हो। तो मतलब सिमिलर नेचर के जो काम होते हैं हम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग के नीचे ही सारे वैसे वैसे ही काम है। सेल्स का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, मार्केट रिसर्च का काम, ये सिमिलर नेचर के काम है, इसलिए इसी हेड के अंडर में आ जाते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? सिमिलर नेचर के जो काम है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही हेड के अंडर में आ जाते हैं। तो अब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है कि हर किसी को स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट मिल जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करेंगे उनको सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उनको अच्छे से सेल करनी आ जाएगी, हमको सेल कैसे करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बार बार प्रोडक्शन करेगा तो नई नई टेक्निक लगाएगा, नई नई टेक्निक लगाएगा तो प्रोडक्शन कराने की नई नई टेक्निक मिलेंगी। हो सकता है कि आपको कॉस्ट बहुत कम पड़े, खर्चा बहुत कम पड़े, आप काफ़ी सारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का करना भी स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन। इस प्रकार के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरा बेनिफिट क्या होगा? सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं, कोऑर्डिनेशन होगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करना है, कच्चा माल खरीद के लाएगा तो पैसा तो चाहिए, किससे कोऑर्डिनेशन करेगा? फाइनेंस से, है ना। प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो फिर सेल होगी, सेल वाले को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग वाले से, है ना। प्रोडक्शन से करेगा। एडवर्टाइजमेंट किस बात की होगी? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बनेगा तो किससे पता चलेगा? प्रोडक्शन से क्या बना रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट भी तो तभी हो पाएगी। मार्केट की रिसर्च से पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी है, मार्केट रिसर्च होगी तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो इन सभी डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहता है।
एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट वालों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंस वाले का काम करने का तरीका बढ़ेगा, फाइनेंस वाले को अब पता लग जाएगा कि मेरे को कहाँ से लोन अच्छे से मिल सकता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कैसे, उसको ही पता लग जाएगी कौन से एरिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने से हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है, कौन से चैनल से, कौन से मीडियम से हम एडवर्टाइजमेंट करें कि हमारी एफिशिएंसी बढ़कर जिससे हमारा फायदा हो, हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डुप्लीकेशन नहीं होती है। डुप्लीकेशन मतलब है कि हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना कि फाइनेंस का काम ये करेगा, नहीं, मार्केटिंग का काम ये करेगा, नहीं, तो काम डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, एक काम दोबारा भी नहीं होगा, तो काम एक ही बार ही होएगा, इसलिए टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता, लेबर की टाइमिंग वेस्ट नहीं होती, है ना। फिर अगली बात आती है ट्रेनिंग अवेलेबल। इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर जब भी हम लोगों को नौकरी पे रखते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहती है, हम पहले इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर ही इसके बाद इनको काम दिया जाता है। अगली बात है इक्वल वेटेज टू द ऑल फंक्शंस। ये फंक्शन है, देखो, हर काम को हम बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वाले को हमने ज्यादा छूट दे दी, नहीं, हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस। अगली बात है सुपरविजन। सुपरविजन भी देख सकते हैं, प्रोडक्शन वाले के ऊपर अलग से निगरानी हो सकती है, इसके ऊपर अलग से निगरानी, इसके ऊपर अलग से निगरानी हम रख सकते हैं। सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण अच्छे से हो सकता है। एट्थ बात, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हम इस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। मार्केट रिसर्च गलत निकल आई तो हम मार्केट रिसर्च वाले डिपार्टमेंट को पकड़ लेंगे कि तुमने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अभी प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो पा रहा है। फिर बात आती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ वही लोग होंगे जिनको प्रोडक्शन का काम आता होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट वाले लोग रहेंगे, अगर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग अगर इसमें चले जाए तो आपको क्या लगता है प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो सकता है, पैसे का यूज हो पाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर लोग अच्छे से काम करते रहते हैं। फिर बात आती है सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। ये वाला जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट आज की डेट में इसके अंडर में है। मान लो कल हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, अगर सेल्स का अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़े तो सेल्स का पांचवा डिपार्टमेंट बन जाएगा, किसके अंडर में आ जाएगा? जनरल मैनेजर के अंडर में। मार्केटिंग रिसर्च का भी हो सकता है कि हमारा छठा डिपार्टमेंट बन जाए, किसके अंडर में आ जाएगा? जनरल मैनेजर के अंडर में। अभी तक हमारे पास जनरल मैनेजर के अंडर में कितने डिपार्टमेंट हैं? 1 2 3 4। हो सकता है कि अभी ये पांचवा डिपार्टमेंट, छठा और सातवां भी बन जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कभी भी आप इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज कर सकते हो। लिमिटेशन क्या होगी इसकी? कुछ बेनिफिट है तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होने वाला है। लिमिटेशन, पहली बात, इग्नोरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मान लो हमको कार सेल करना है तो उसकी भी कभी कभी इग्नोरेंस होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो प्रोडक्शन वो कर दे जो अच्छा क्वालिटी का हो सकता है कि मार्केट के अंदर वो बिके जो मीडियम क्वालिटी का हो, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना दिया प्रोडक्ट महंगे वाला, मार्केट के अंदर डिमांड है मीडियम क्वालिटी की और मीडियम रेट वाले की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने तो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, कर दिया कर दिया कर दिया, कल की डेट में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी इग्नोर होते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कहेगा मेरे को सिर्फ फाइनेंस का काम करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम प्रोडक्शन करो ना करो, मैं फाइनेंस का काम करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है। डिपार्टमेंट्स में कभी कभी लोगों की ईगो बढ़ जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, लोगों के अंदर मन मुटाव भी होना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाओगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो हमको नहीं मिल पाता है। कभी कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ओवरऑल हमारी कंपनी की सेल नहीं होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? सेल्स डिपार्टमेंट को, या प्रोडक्शन को जिसने अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया, या मार्केटिंग रिसर्च वाले को जिसने मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से नहीं की, या एडवर्टाइजमेंट वाले को जिसने एडवर्टाइजमेंट के अंदर कमी की? रिस्पॉन्सिबल कभी कभी ठहराना बहुत मुश्किल होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती कभी कभी इसके अंदर, क्योंकि मार्क फाइनेंस के अंदर वही लोग काम करेंगे जिनको सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज है, उसको और किसी डिपार्टमेंट की अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से विकास होने का क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा जिसको इसकी भी नॉलेज अच्छे से हो, इसकी भी नॉलेज अच्छे से हो, इस डिपार्टमेंट की भी और इस डिपार्टमेंट की, पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा का सारा डेवलपमेंट सभी का एक जैसा हो जाए, पॉसिबल नहीं हो पाता। पांचवी बात आती है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वीक डिपार्टमेंट। मान लो ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन इसने अच्छे से नहीं की, घटिया क्वालिटी की, डेफिनेटली सेल के अंदर प्रॉब्लम आएगी। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो तब गड़बड़, मार्केट रिसर्च के अंदर जाओगे तो क्या पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट ही नहीं सेल हो रहा है,
तो एक वीक डिपार्टमेंट की वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। छठी बात, कोऑर्डिनेशन। कभी कभी ये लोग कोऑर्डिनेशन भी नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोला, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे प्रोडक्शन करना है, पैसा चाहिए होगा, कुछ खरीद के लाएगा, पैसा किसने अवेलेबल कराना है, इसने। मान लो ये पैसा अवेलेबल नहीं कराता है तो रॉ मटेरियल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं आ पाएगा। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कहाँ से आएगा, फाइनेंस से। फाइनेंस वाला अगर माना कर जाता तो पैसा आएगा, नहीं आएगा। पैसा ही नहीं आएगा तो एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर पाओगे। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से अगर नहीं है, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो तब भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बट ये छोटी छोटी लिमिटेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसको आप कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि ये फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अप्लाई कहाँ पे होता है, कहाँ पे सूट करता है, कहाँ पे अच्छा रहेगा आपको अप्लाई करना। पहली बात, जहाँ बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है वहां पे आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बना लो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जहां पे आपको लोगों से स्पेशलाइजेशन से काम करवाना है, स्पेशलाइज्ड बनाना है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स, जहां पर आप अधिकारों का विकेंद्रीयकरण कर देते हो, डिसेंट्रलाइज देते हो। इसने अपने राइट्स किसको दिए, इसको। इसने अपने राइट्स किसको दिए, इसको। इसने अपने राइट्स, अपने अधिकार किसको दिए हैं, इसको, 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 इसको। इसने भी अपने राइट्स किसको आगे डिवाइड कर दिए, इसको, इसको और इसको आगे। सिंपल सी बात। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने अधिकारों को आप जब नीचे नीचे बांटते जाते हो, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स। फिर ये वाला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वहां सूट करेगा जहां आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, पूरे इंटरप्राइजेस को डिपार्टमेंट के अंदर हम डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर के काम को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में डाल देते हैं। बेनिफिट कहां पर है, जहां पर हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है जहां आप अपने अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन भी कर देते हो, तो वहां पर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना आपके लिए सूट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपका समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।